हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। इस ऑपरेशन को अभी तक का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाकर और अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस ले आना और जहां पर समय सीमा की जो एक बाउंडेशन हो, उस समय सीमा के अंदर ही इस ऑपरेशन को पूरा कर लेना बहुत बड़ी बात मानी गई। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी दुनिया में थी, उन सभी ने इस ऑपरेशन को सराहा और जो एजेंट्स इसमें गए थे, इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उनको भी तारीफ का पात्र उन्हें माना गया। और इस देश की जो ताकत है वो इसी ऑपरेशन से सभी दुनिया के सामने आई कि ये देश कभी भी आतंकवादियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को थंडरबोल्ट कहा गया। उसकी वजह यह थी कि इस ऑपरेशन में जो समय सीमा थी वो केवल 1 घंटे की थी। इसलिए हर काम को बहुत बारीकी से और बहुत तेजी से करना था, जिससे कि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि अगर एक छोटी सी चूक भी हो गई तो फिर जो बंधक हैं हमारे नागरिक और साथ ही साथ जो लोग इस ऑपरेशन को करने के लिए गए हैं, उनकी जान पर बन जाएगी। इसलिए उस 1 घंटे में इस ऑपरेशन को बहुत आराम से करके वापस आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये कहानी है 27 जून 1976 की, जब एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया कुछ आतंकवादियों के द्वारा। असल में ये प्लेन इजराइल के तेल अवीव से टेक ऑफ किया और ग्रीस की राजधानी है एथेंस, वहां पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद कुछ देर रुका वहां पर और कुछ जो और पैसेंजर्स थे उनको बैठाया गया। ये जो पैसेंजर जो एथेंस से इस प्लेन में आए, लगभग 58 पैसेंजर थे। 7 घंटे ग्रीस की राजधानी में ये प्लेन रुका, जो भी और फॉर्मेलिटीज होती हैं उसने की। उसके बाद इसने फिर से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही 4 लोग खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ में बंदूकें लेकर चिल्लाने लगे कि इस प्लेन को हमने हाईजैक कर लिया है, सभी लोग शांत रहें और हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। अब शांत तो उनके कहने से शांत रहना तो पॉसिबल नहीं होता है भाई। ऐसी कंडीशन में आप इमेजिन करें कि कोई बंदूक तान के आपके सामने खड़ा हो और आपसे कहे आप शांत रहो, तो आपकी क्या हालत होगी। तो यही हालत उस समय पूरे जितने भी लोग थे उस प्लेन में, सभी लोगों की हो रही थी। असल में जो 58 पैसेंजर जो एथेंस से चढ़े थे, उन्हीं में से 4 आतंकवादी थे। इन 4 आतंकवादियों में एक महिला भी थी। 2 आतंकवादी तो आपके फिलिस्तीनी थे और 2 आतंकवादी जर्मनी से बिलोंग करते थे। चारों ही आतंकवादी फिलिस्तीनी लोगों की आजादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसके बहुत बड़े समर्थक थे। इसी वजह से उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया, जिससे कि वो जो अपने फिलिस्तीनी साथी हैं जेलों में बंद, उनको छुड़ा सकें। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का बहुत समय से उनके आपस में लड़ाई चलती आ रही है उनकी आज़ादी के लिए फिलिस्तीनियों की, और इजराइल उन्हें खदेड़ता रहा है समय समय पर। इसी वजह से ये ऑपरेशन किया गया। जब उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक करने का अनाउंसमेंट कर दिया तो एक आतंकवादी कॉकपिट में गया और को पायलट को हटा के खुद वहां पर बैठ गया। उसने पायलट से कहा, जो दूसरा वाला जो मेन पायलट होता है, उससे कहा तुम ऐसा करो बेटा कि अब इस प्लेन को लीबिया की तरफ ले लो। असल में जाना इनको कहीं और था, लेकिन क्योंकि प्लेन में फ्यूल की कमी थी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था, तो इसलिए सबसे पहले प्लेन को रिफ्यूल कराना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इन्होंने रिफ्यूल कराने के लिए लीबिया में जाना चाहा। इन्होंने प्लेन वाले से कहा, जो पायलट था, कि बेटा ऐसा करो लीबिया की तरफ जरा इसको मोड़ लो। पायलट ने, भाई मजबूर था, वो क्या करता,
बहुत सारे लोगों की जान दांव पर थी। उसने लीबिया की तरफ लिया। लीबिया में एक शहर है बेंगाजी। बेंगाजी का जो एयरपोर्ट है वहां पर इस प्लेन को उतारने की परमिशन मांगी गई। वहां की अथॉरिटीज को बताया गया कि प्लेन ऐसे ऐसे हाईजैक हो गया है, हमें यहाँ उतरने दिया जाए और हमें रिफ्यूल करना है। तो वहां की जो अथॉरिटी थी उन्होंने बात की गंभीरता को समझा और अपने यहाँ उतरने की परमिशन दे दी और उस प्लेन को रिफ्यूल किया। रिफ्यूल करने के बाद ये प्लेन फिर से टेक ऑफ हुआ और टेक ऑफ होने के बाद जो आतंकवादी था, जो कॉकपिट में पहले से ही बैठा हुआ था, उसने पायलट से कहा कि अब तुम इसको युगांडा की तरफ मोड़ लो। युगांडा में एक एयरपोर्ट है, एंटेबे एयरपोर्ट, इसको वहां पर लेकर चलो। जब बेंगाजी एयरपोर्ट से ये लोग निकले उसी समय ये बात पूरे मतलब इजराइल तक तो पहुंची, साथ ही साथ ये बात हल्के हल्के पूरे दुनिया में ये फैल गई कि एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है। अभी तक कोई डिमांड, कोई उस तरीके की बात नहीं थी कि एग्जैक्टली पता चल सके कि मतलब किसके खिलाफ किया है और क्यों किया गया है। जब ये एंटेबे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उतरने के बाद वहां युगांडा की जो जितने सैनिक थे उन्होंने पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया और वहां पर ऑलरेडी 5 आतंकवादी पहले से मौजूद थे। उन 5 आतंकवादियों के पहले से मौजूद होना और साथ ही साथ युगांडा के जो सैनिक थे उनके द्वारा सपोर्ट करना उनका, ये बताता था कि इस हाईजैक में कहीं ना कहीं युगांडा का भी हाथ है। या तो युगांडा को पता था, इस बारे में पता तो था ही, क्योंकि अगर 5 आतंकवादी पहले से ही वहां मौजूद हैं, और साथ ही साथ वहां के जो शासक थे उस समय पर, इदी अमीन, वो उस समय का सबसे खतरनाक शासक माना जाता था। आदमखोर कहा जाता था। बताया जाता है कि वो इंसानों का मांस भी खाता था और इंसान के रूप में एक तरीके से शैतान की अगर उसको पदवी दी जाए तो कम ही है। बहुत सारे उसके किस्से हैं, कभी इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अल्टीमेटली उसके बिना जाने, उस शासक के बिना सपोर्ट किए, ये जो प्लेन था वो वहां पर नहीं रह सकता था। इसलिए ये साबित होता था कि युगांडा जो सरकार है, युगांडा के जो शासक हैं, वो कहीं ना कहीं इस हाईजैक के सपोर्ट में है। जब ये एंटेबे एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारा गया, वहां पे 5 जो और आतंकवादी थे वो भी मिले, सभी बंधकों को उतारा गया। इनमें से एक जो बंधक था उसको बेंगाजी एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया था, क्योंकि वो ब्रिटिश लेडी थी और बहुत ही ज्यादा बीमार थी। तो क्रू मेंबर और लोगों की रिक्वेस्ट करने पर उन लोगों ने उस लेडी को वहीं पर उतार दिया था। तो एक जो पैसेंजर था वो तो वहीं पर उतर गया था। बचे हुए जितने पैसेंजर थे, एंटेबे एयरपोर्ट पर जब प्लेन उतरा तो उन सभी को लेकर टर्मिनल जो बने होते हैं वहां पर लेकर जाया गया। टर्मिनल में पहुंचने के बाद इन जितने भी पैसेंजर थे इन सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप में तो वो लोग रखे गए जो कि इजराइल से बिलोंग करते थे, जिनकी संख्या 94 थी। 12 इसमें क्रू मेंबर थे और 10 फ्रांस से रिलेटेड थे, फ्रेंच थे। इन लोगों को एक ग्रुप में रखा गया और जितने भी और देशों के जो सिटीजन थे उन्हें एक दूसरे ग्रुप में रखा गया। अलग अलग करने के बाद इन दोनों ही लोगों को अलग अलग हॉल में रखा गया। अब ये जो दूसरे कमरे वाले जो लोग थे, जो और सिटीजन थे, इन लोगों को तो इन्होंने 2 बार में छोड़ दिया। पहली बार में 48 पैसेंजर्स को छोड़ा और दूसरी बार में 100 पैसेंजर्स को इन्होंने रिलीज किया। इनका मेन जो फोकस था वो ये था कि ये दुनिया को बताना चाहते थे कि देखो हमारा जो दुश्मनी है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल से है और किसी देश से हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए हम और देशों के जो पैसेंजर्स हैं उन्हें छोड़ रहे हैं। ये बात इजराइल में पहुंची, वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहां के उस समय पे प्राइम मिनिस्टर इत्साक रॉबिन थे,
उन्हें टेंशन हो गई कि हमारे इतने नागरिकों को बंधक बना लिया गया। और ये सब बात चली रही थी, मतलब वहां पर ये सब डिस्कशन चल ही रहा था कि कैसे हम अपने नागरिकों को बचाएं। उसी बीच में जो आतंकवादी थे उन लोगों की डिमांड आई कि हमारे 40 फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में और 13 फिलिस्तीनी केन्या, फ्रांस और वेस्ट जर्मन की जेलों में बंद हैं, इन सभी को छोड़ा जाए और साथ ही साथ हमें $5 मिलियन भी दिए जाएं। इस डिमांड के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल में यह हुई कि इनके नियम है कि हम किसी भी आतंकवादी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब यही नियम सबसे बड़ा खतरनाक था, क्योंकि एक तो इजराइल से और युगांडा के बीच की दूरी लगभग 4,500-5,000 किलोमीटर के आसपास है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि हम वहां पर जाके हमला करें और अपने लोगों को बचा के लेकर आए। लेकिन इतनी दूर जाना और सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। इसलिए कोशिश की जा रही थी कि पॉलिटिकली युगांडा के जो शासक हैं इदी अमीन, उन पर प्रेशर बनाया जाए और कोशिश की जाए कि वो हमारा साथ दें और वहां पर जो आतंकवादी हैं उनको किसी भी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और अपने जितने भी नागरिक वहां पर बंधक हैं उन सभी को बचा लिया जाए। लेकिन हर देश के रिक्वेस्ट करने या प्रेशर बनाने के बाद भी उस वहां के जो शासक था उसने किसी भी बात को नहीं माना और तरह तरह के बहाने करके बात को टालता रहा। जल्दी इजराइल को समझ में आ गया कि इससे बात बनने वाली नहीं है, या तो हम इनकी रिक्वेस्ट मान लें या फिर हम हमला करें। ये सब इधर डिस्कशन चल ही रहा था। दूसरी तरफ मोसाद के जितने एजेंट्स थे वो सब तुरंत एक्टिवेट हो गए। उन्होंने क्या किया कि वो तुरंत ही पेरिस गए। जो पैसेंजर्स छोड़े गए थे वो एक प्लेन के द्वारा पेरिस पहुंचाए गए। मोसाद के एजेंट भी पेरिस पहुंचे। उन्होंने हर उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की जो बात करने लायक है और अच्छे से बता सकता है वहां की कंडीशन को। हर चीज पूछी गई, कितने लोग थे, कहां कहां पे खड़े थे, क्या क्या, मतलब एक छोटी से छोटी जानकारी जो उन लोगों से मिल सकती थी वो उन्होंने नोट की। हर चीज को नोट करने के बाद इधर इतना ज्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि 28 तारीख से इन्होंने 28 तारीख को अपनी जो डिमांड थी वो दी थी और कहा था साथ ही साथ कि आपको 1 जुलाई दोपहर 12 बजे तक हमारी डिमांडों को पूरा करना है। अब 1 जुलाई आ भी गई थी तो इन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि इतने लोग बंधक जो और जेलों में हैं उन लोगों को वहां से लाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हमें जो डेडलाइन आपने दी है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। आतंकवादियों को लगा कि चलो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। उन्होंने इस डेट को बढ़ा के 4 जुलाई कर दिया। इससे इजराइल को और भी समय मिला और मोसाद के एजेंट ने सारी इंफॉर्मेशन को जुटाकर रातों रात एक आर्टिफिशियल, मतलब एक उसी के नमूने की तरह जो एयरपोर्ट था वहां पर, उसी के नमूने का एक और एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, जिससे कि मॉक ड्रिल किया जा सके कि अगर हमें हमला करना, अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें हमला करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि ये एक ऑप्शन था, इसलिए कहा गया था कि आप लोग अपनी भाई तैयारी करके रखिए। उस समय पर इजराइल की कंपनियों ने बहुत सारे दुनिया में एयरपोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया था। ये जो एंटबी एयरपोर्ट था युगांडा का, इसको भी इजराइल के ही एक कंपनी ने बनाया था। और बाय चांस की बात यह थी कि जिस पर्सन ने इसको डिजाइन किया था वो उस समय इजराइल में ही मौजूद था। उसको तुरंत ही ढूंढा गया। ढूंढने के बाद उसने जो डिजाइन किया था उस पूरे एयरपोर्ट को उसी के अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब उसी के अंडर में उसको तैयार करवाया गया और फिर मॉक ड्रिल 2-2, 3-3 बार किए गए, जिससे कि कोई भी कहीं पर भी चूक ना हो जाए। इधर 3 तारीख आ गई। अब क्योंकि 3 तारीख आ गई थी, कोई इस तरीके की बात नहीं थी। 6 बजे रात में, मतलब शाम को 6 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग बैठाई गई। उस कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कशन किया गया कि आखिर क्या किया जाना चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर एक तरफ जो इज़ैक रॉबिन थे वो एक तरफ इसके सपोर्ट में थे कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, मतलब एक पक्ष था उनका कि शायद हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी दूर जाके कोई ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा आसान नहीं है। दूसरा वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे सिमोन पियर्स, उनका कहना था कि नहीं, हम किसी भी आतंकवादी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना कभी किया है ना आज हम करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग जब बुलाई गई तो सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ, तो यह तय किया गया कि अब हम हमला करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब हमला करने की बात जब आई तो हर चीज और हर पहलू पर नजर दौड़ाई गई कि क्या क्या चीजें हमें दिक्कत दे सकती हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमला हम करेंगे कैसे। तो 3 रास्ते थे। एक तो हवा के मतलब बाई प्लेन हम जाकर वहां पे हमला करें, बाई रोड जाकर, और तीसरा पानी के रास्ते। अब क्योंकि पानी के रास्ते और बाई रोड में खतरा ज्यादा है, साथ ही साथ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए इस दोनों ही ऑप्शन को हटाकर हवा के द्वारा हमला करने की बात पे मंजूरी बन गई। अब जब हवा के द्वारा ये पूरी स्ट्रेटेजी बन गई कि हाँ हम बाई प्लेन वहां पर हमला करेंगे, इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया वहां के जो ब्रिगेडियर जनरल डॉन शॉम्ब्रन थे उनको, और जो ऑपरेशन जो ग्राउंड लेवल पर जो ऑपरेशन होना था उसका कमांडर बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल योनाथन नेतन्याहू को। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो योनाथन नेतन्याहू जो थे वो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई थे। कहा जाता है कि ये जो कुर्सी बेंजामिन नेतन्याहू को मिली वो इस ऑपरेशन की एक तरीके से रिवर्स गिफ्ट था, मतलब एक गिफ्ट था बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो उनके भाई ने इस ऑपरेशन में किया। अब ये सारे ऑपरेशन की बात तो हो गई, कौन कमांडर बनेगा, कैसे ऑपरेशन हो, मॉक ड्रिल भी बहुत बार हो गया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनमें कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि सबसे पहली बात तो इतनी दूर आपको ऑपरेशन करना है, लगभग 4,500-5,000 किलोमीटर। दूसरा, आपको ये नहीं पता है कि वहां पर कितने जो युगांडा की आर्मी है वहां पर कितनी है। तीसरा, जब हर चीज पर फोकस किया जा रहा था कि जब हम उतरेंगे तो कितनी देर में हमें उस ऑपरेशन को करना है, वो टाइम निकल के आया 1 घंटा। मतलब अगर 1 घंटे से, मतलब उनका मानना यह था कि अगर हम उतरेंगे और लोगों को अगर पता लगता है तो जब फोन कॉल और ये सब चीजें फैल रही होंगी और जो आर्मी और लोगों को बुलाएगी, तब तक उतने समय में 1 घंटा मिल सकता है। तो अगर 1 घंटे का 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तब हमारा और साथ ही साथ वहां जो बंधक हमारे नागरिक हैं उन सभी को दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है सभी लोग ना बच सकें। अगली प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि रात में ये ऑपरेशन करना है तो हो सकता है कि वहां पर जब लैंड करते हैं तो जो लाइट्स होती हैं रनवे की वो हो सकता है बंद हो। अगर लाइट्स बंद होंगी तो लैंड करना भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ एक दिक्कत ये थी कि भाई रिफ्यूल हम कहां पर कराएंगे, क्योंकि रिफ्यूलिंग, क्योंकि 4,000-4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो एक बार रिफ्यूल कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा। रिफ्यूल कराने वाली एक प्रॉब्लम थी, और सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम रडार के एरिया में ना आए, क्योंकि जब प्लेन किसी रडार वाले एरिया में, मतलब जो कंट्रीज होती हैं वो जो रडार का एक पैरामीटर होता है उसमें मतलब लगा के रखती हैं कि कोई भी अगर प्लेन या कुछ इस तरीके का आता है तो उन्हें पता लग जाए, तो रडार में उनका ना आना, यही सबसे बड़ी उनकी दिक्कत थी कि इस रडार से कैसे बचा जा सके। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी इस ऑपरेशन में जो सामने आई कि ये प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ेंगी। अब इनके सोल्यूशन ढूंढे गए। पहला सोल्यूशन तो ये था कि भाई देखो, इस बात से तो कोई मतलब नहीं है कि कितने किलोमीटर दूर है, हमें हमला करना है तो भाई करना है। दूसरी बात ये जो थी कि रिफ्यूल हम कहां कराएं, तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज से बात हो रही थी। इनमें से केन्या के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ब्रूस मैकेंजी, वो इस बात को तैयार हो गए कि ठीक है आप यहां पर रिफ्यूल कराएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे।
उसके बाद जो लाइट वाली प्रॉब्लम थी उसके लिए ये तय किया गया कि एक प्लेन, जो पहले हरकुलिस के 4 प्लेन तैयार किए गए इस ऑपरेशन के लिए, तो उनमें से एक प्लेन में मर्सिडीज बेंज और लैंड रोवर कुछ गाड़ियां रखी गई और उसी प्लेन से कहा गया कि जब आप पहले, क्योंकि आप पहले जाएंगे तो जब आप उतरेंगे तो सबसे पहले आप लाइट की व्यवस्था करेंगे जिससे कि और जो प्लेन्स हैं वो वहां पर उतर सकें। अब मर्सिडीज बेंज और लैंड रोवर क्यों रखा गया, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जब ये लोग वहां पहुंचे थे तब हुआ था, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इन्होंने अभी क्यों रखा, असल में मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उनमें से एक इंफॉर्मेशन ये थी कि इदी अमीन जो युगांडा का शासक था वो ब्लैक कलर की गाड़ियों के काफिले में चलता था और इन गाड़ियों के काफिले में खुद वो मर्सिडीज बेंज में बैठता था और जो उसके सैनिक होते थे वो लैंड रोवर में बैठते थे। तो इसी वजह से ये सोचा गया था कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो इस काफिले को लेकर जाएंगे, जिससे कि प्लेन को तो दूर रखेंगे, हम इस काफिले को लेकर जाएंगे जिससे कि हमें कोई वहां रोके ना, क्योंकि इस काफिले को देखकर सबको लगता था कि इदी अमीन आ रहा है, तो सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस काफिले को रोक सके। इसी स्ट्रेटेजी के तहत इन गाड़ियों को वहां रखा गया। रिफ्यूलिंग का भी जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रडार की, और जो प्लेन की जो आवाज होती है उसकी। तो इन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को देखा गया कि रडार से कैसे बचा जाए। तो रडार से बचने का एक सोल्यूशन ये सामने आया कि आपको जो प्लेन उड़ाना है वो 30 मीटर के अंडर में उड़ाना है, मतलब 30 मीटर से जैसे ही ज्यादा होगा तो आप रडार के जो रडार एरिया है आप उसमें आ जाएंगे और उन लोगों को पता लग जाएगा। तो इस बारे में पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि इतने कम ऊंचाई पर, जमीन से इतनी कम ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाया जा सकता है। तो वहां पर डिस्कशन हुआ, हाँ उड़ाया जा सकता है, प्रॉब्लम होगी लेकिन अब क्योंकि करना है तो ये उड़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन खोजे गए, क्योंकि ऑपरेशन करना था तो सोल्यूशन खोजना पड़ता ही इनको। सोचिए कितनी ज्यादा, इमेजिन करके देखिए इस ऑपरेशन को, कितना ज्यादा एक प्रॉब्लम वाली बात थी कि दूसरे इतना दूर जाके कंट्री में और केवल एक अंधेरे में तीर की तरह मारा जा रहा था कि कितने सैनिक होंगे देखा जाएगा। तो ये ऑपरेशन जितना हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उससे ज्यादा ही खतरनाक भी था, और जिस तरीके से मोसाद के एजेंट्स ने किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो ये सारी चीजें तैयार हो गई, ऑपरेशन को शुरू किया गया। रात में इन लोगों ने टेक ऑफ किया इजराइल से। सबसे पहले केन्या पहुंचे, केन्या से इन्होंने रिफ्यूलिंग की। उसके बाद युगांडा में जब एंट्री करने वाले थे तब अपनी जो हाइट थी वो जमीन से 30 मीटर तक रखी, जिससे कि रडार के एरिया में ना आए। जब ये एंटबी एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले थे तो इन्होंने पहले से जो पहला प्लेन जो जाना था वहां पर उतरना जो था उसका जो गेट था वो पहले से ही खोल दिया था, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत ही उतर जाए, कोई टाइम टेकिंग, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड वहां पर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वहां पर जान खतरे में थी। तो उन्होंने इसलिए पहले से ही खोल दिया कि जैसे ही जमीन से थोड़ा सा टच हो वो गाड़ियां सब काफिले से निकलें, बिल्कुल जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है उसी तरीके का एक सीन वहां पर चल रहा था। गाड़ियों का काफिला धड़ाधड़ रनवे पर उतरा और टर्मिनल की तरफ जाने लगा। जैसे ही टर्मिनल की तरफ जा रहा था तो वहां पर जो सैनिक मौजूद थे उन्होंने देखा काफिला, उन्होंने कहा ये तो इदी अमीन का ही होगा। उन्होंने सलाम किया और उस काफिले को जाने दिया। लेकिन यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट ये हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि गाड़ियों का एक टर्निंग पॉइंट रहा। यहीं पर एक दिक्कत ये हुई कि वहां पे 2 गार्ड ऐसे थे जो कि इदी अमीन के साथ रहते थे। उन्होंने उन गाड़ियों को रोकने का इशारा किया। इशारा क्यों किया? इसकी वजह यह रही कि 1 जुलाई को इदी अमीन ने अपने इस काफिले में पहली बार एक वाइट कलर की मर्सिडीज रखी। मतलब
वो जिस ब्लैक कलर की मर्सिडीज में जाता था, उस ब्लैक कलर की मर्सिडीज को हटा के व्हाइट कलर की मर्सिडीज रखी और वो अब उसी में सफर कर रहा था। ये यहां पर मोसाद के एजेंट्स के द्वारा चूक हो गई। अब चूक हो गई तो हो गई, अब क्योंकि 1 जुलाई से और 3 जुलाई इतने कम पीरियड में जितनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि 1 जुलाई को ही आई थी और वो इदी अमीन उस समय वहां पर था भी नहीं, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तो इतना ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। उन्होंने जैसे ही इशारा किया, इन्होंने ये रुके नहीं वहां पर। अब जब रुके नहीं तो जो वो 2 गार्ड थे उन्होंने AK-47 से इन पर फायर कर दिया। जैसे ही फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में इजराइल के जो सैनिक थे उन्होंने भी फायर किया और उन दोनों को मार दिया। अब क्योंकि पूरे ही इंसिडेंट में मेन कहानी ये थी कि कैसे भी जब तक हम टर्मिनल पे पहुंचे तब तक किसी भी तरीके की कोई आवाज ना हो जिससे कि लोग पहले से अलर्ट ना हो जाएं, जो वहां के सैनिक जो आतंकवादी हैं वो अलर्ट ना हो जाएं। लेकिन जब उन 2 गार्ड ने AK-47 चलाई तो उसकी वजह से आवाज हो गई और लोगों को पता लग गया कि हम पर हमला हो गया है। क्योंकि इजराइल के जो सैनिक अपने हथियार लेकर गए थे उन पर तो साइलेंसर लगा था, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो गोली चलाई गई उसकी वजह से ये राज खुल गया कि हमला हो गया है। अब जब लोग अलर्ट हो गए तो सभी लोगों को लगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल उस समय नेतन्याहू थे वहां पर, उन्हें लगा कि अब देखो अब तो छुपकर काम करने से कोई मतलब है नहीं, अब तो हमला हमें करना ही है। उन्होंने सीधे सारी गाड़ियों को टर्मिनल तक पहुंचाया और वहां पर हिब्रू और इंग्लिश भाषा में उन्होंने कहा कि हम लोग इजरायली सैनिक, आप सभी लोग नीचे हो जाएं, और उन लोगों से पूछा कि कहां पर सैनिक हैं। तो क्रॉस फायरिंग चल रही थी, सैनिकों से जो आतंकवादी थे उनसे लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में यहीं पर एक पैसेंजर थे, उनकी डेथ भी हो गई क्रॉस फायरिंग में, उन्हें गोली लग गई, उनकी वहीं पर डेथ हो गई। आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया गया बहुत ज्यादा क्रॉस फायरिंग के बाद, और हैंड ग्रेनेड जो भी चीज वहां पर यूज की जा सकती थी उन सभी को करके एक टीम रेस्क्यू के लिए रखी गई थी पहले से। जो 4 प्लेन थे उनमें से एक प्लेन रेस्क्यू टीम के थे, जो पैसेंजर बंधक हैं उनको ले जाकर और तुरंत ही उन्हें भेजा जाएगा। तो आतंकवादी तो सारे मारे गए, किसी को भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब एक जो कैजुअलिटी वो हुई। साथ ही साथ दूसरी ऐसा हुआ कि जब क्रॉस फायर चल रहा था तो नेतन्याहू को एक गोली लग गई जिसकी वजह से वो घायल हुए। सभी लोगों को मारने के बाद सभी जितने भी सैनिक थे सब लोग अपने अपने प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे, और वहां पर जो एंटेबे एयरपोर्ट था वहां पर बहुत सारे प्लेन खड़े हुए थे, और भी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो युगांडा के वहां पर थे। उन सभी को इजराइल के सैनिकों ने उड़ा दिया कि अगर हम यहां से जाते हैं वापस तो ये लोग हमारा पीछा ना करें। सभी को उड़ाने के बाद जितने भी सैनिक थे, जितने भी इजरायली सैनिक थे, सारे पैसेंजर्स के साथ अपने अपने प्लेन में चढ़े और टेक ऑफ कर गए। मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा, और सबसे जो इस ऑपरेशन की जो सबसे अहम बात थी जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को सबसे सक्सेसफुल और दुनिया में इस ऑपरेशन के चर्चे होते हैं आज भी, वो ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन में केवल 56 मिनट लगे। 56 मिनट के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली करके, और कोई बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर एक पर्सन बेशक उसकी डेथ हुई, लेकिन इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो दिमाग में था कि शायद वहां पहुंच के कंडीशंस कुछ अलग हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के बारे में पता नहीं था कि वहां पर कितने युगांडा के आर्मी हैं और क्या है, क्या कंडीशन वहां पर चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर देखा जाए तो एक कैजुअलिटी होना इस ऑपरेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सभी लोग वापस आए, इजराइल में सभी लोग तैयार थे स्वागत करने के लिए। तो जब सारे प्लेन वहां पर इजराइल में लैंड करने वाले थे, सभी लोग स्वागत करने के लिए तैयार थे, उसी समय पर खबर मिली कि नेतन्याहू की डेथ हो गई, क्योंकि उन्हें जो क्रॉस फायरिंग में गोली लगी थी उसकी वजह से उनकी प्लेन में ही डेथ हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि नेतन्याहू की इस बहादुरी के लिए उनके भाई को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक तोहफे के तौर पर दी गई। अब क्या कंडीशन है वो एक अलग बात है इस ऑपरेशन में, लेकिन
उनके द्वारा जो जांबाजी दिखाई गई, ये उसी का रिवॉर्ड है। टोटल 2 कैजुअलिटी ये हुई, और जब ये लोग वहां पर पहुंच गए तो उसके बाद इदी अमीन को जब ये सारी खबर लगी तो वो एकदम बौखला गया कि कोई दूसरा देश हमारे सरहद में घुसकर इतना बड़ा ऑपरेशन करके और सुरक्षित वापस चला गया। उसने बहुत सारे देशों के साथ इस चीज को अपोज किया कि ये गलत बात है, ये वो, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सभी देश जानते थे कि युगांडा इसमें सपोर्ट कर रहा था और इजराइल ने जो किया वो बिल्कुल सही था। तो ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसीलिए इसका नाम थंडरबोल्ट रखा गया, क्योंकि हर काम बिजली की रफ्तार से किया गया और जो टाइम बाउंडेशन थी उस टाइम बाउंडेशन में के से भी कम टाइम में इस ऑपरेशन को किया गया। 1 घंटे का समय लगना था, लेकिन 56 मिनट में ही इस ऑपरेशन को पूरा कर दिया गया। इसीलिए इस ऑपरेशन को अभी तक के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल और सबसे जांबाजी भरा ऑपरेशन माना जाता है, क्योंकि इतनी दूर जाके इतने कम समय में अपने सारे नागरिकों को आतंकवादियों से, और जो देश जिसमें वहां है उसकी आर्मी भी जब सपोर्ट कर रही हो, तब वहां से बचा लाना एक बहुत बड़ी बात थी। पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा की गई, मोसाद एजेंसी की इस जांबाजी को सराहा गया, और उनका जो एक लॉ था, एक नियम था कि हम किसी भी आतंकवादी से समझौता नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ और सही तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को बना के इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो दोस्तों, ये था पूरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस ऑपरेशन को जान सकें कि हमारे विश्व में एक ऐसा ऑपरेशन भी हुआ जहां पर अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक एजेंसी ने इतना एफर्ट किया और सक्सेसफुली उनको बचाकर भी लाए। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, हमारे एजेंट्स के द्वारा भी ऑपरेशंस को किया गया, उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अगर कोई और किसी टॉपिक पर या किसी और ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।